अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत मारूफ कानूनदान जनाब अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब हैं। आप क्या समझते हैं, आपने क्या खोया क्या पाया आवाम को इंसाफ की फराहमी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मुझे 24 साल हो गए हैं इस वकालत के प्रोफेशन में, और इसके अंदर आते साथ ही मैंने सबसे पहले जो लोगों के मसाइल देखे, तो लोगों की ज़ाहिर है कि इंसाफ हासिल करना कोई आजकल आसान काम नहीं है। इंसाफ भी बहुत एक महंगा हो चुका है कि वकीलों की फ़ीसें हैं, अखराजात हैं, और एक इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, अपना हक़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। बहरहाल मैंने भी जब इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैंने फिर इस हवाले से देखते हुए कि ये जो बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक लोग हैं, जो लोग ये फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते या मुकदमात की कार्रवाइयों को इतना तवील वो लड़ नहीं सकते, तो फिर मैंने अपना एक आवा तंजीम जो है वो मैंने बनाई, जिसके अंदर मैंने ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया और उनको ये बताया कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो मुस्तहिक है और उसका कोई हक तलफी कहीं पर कोई हो रही है तो उसके लिए जो है हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे और उसकी आवाज़ बनेंगे। इस तरह बहुत सारे वकला मेरे साथ शामिल हैं जिनके साथ मिलकर हम इंसाफ की फराहमी के लिए उस वक़्त से ये काम कर रहे हैं। कानूनी पेचीदगियाँ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो केसेस जो है ना, मैं तो सिविल भी करता हूँ, क्रिमिनल भी और फैमिली केसेस भी। अब अल्लाह का शुक्र है कि 24-25 साल हो गए हैं, तो इसमें हमारी एक एक्सपर्टी हमें हासिल है। लेकिन उसके बावजूद भी पेचीदगियाँ जो हैं वो ये है कि सबसे बड़ी, मैं एक बात करूँ इस कानून से हट कर, मैं इसे एक बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि अवाम के अंदर, वकील के अंदर और जज के ऊपर लोगों का एक एतमाद होना चाहिए, लेकिन वो एतमाद आज तक कायम नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि हमारे जो फैसले वगैरह आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि जब फैसला किसी के हक़ में आता है लेकिन वो इंग्लिश में होता है, तो वो ये समझता है कि जज भी अच्छा है और वकील भी अच्छा है। लेकिन जब वो ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, तो वो अक्सर सुनने में आता है कि वो कहता है कि जनाब वकील साहब भी बिक गए हैं और जज साहब किसी दूसरी पार्टी से मिल गए हैं। उसकी सरेदस्त वजह सिर्फ यही है कि वो उस 10 सफ़ात का फ़ैसला समझ नहीं सका जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसके अंदर जज ने शुरुआत ही ऐसे की होती है कि ये किसी ने मुकदमा क्या दायर किया था, किसी ने जवाब क्या दिया, खामियां क्या पैदा हुई, अच्छाइयाँ क्या थी, इसमें किसने अपने केस को साबित किया। उसके मरहला वार सारी एक तरतीब होती है, जिसमें उस तरतीब के अंदर बताया जाता है कि फ़ैसले की ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से किसी के हक़ के और किसी के ख़िलाफ़ किया गया है। लेकिन वो फ़लसफ़ा जो है वो एक आम आदमी समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो लिहाजा वो यही समझता है कि अगर उसके हक़ में फ़ैसला हो गया है तो जज और वकील ठीक है, अगर उसके ख़िलाफ़ हुआ है तो जज और वकील ने अपना रोल सही प्ले नहीं किया। लेकिन अगर वो फ़ैसला समझने की सलाहियत रखता तो यकीनी तौर पर वो समझता कि मेरे वकील ने बहुत अच्छा केस लड़ा है, लेकिन ये नकाइस और उसके अंदर खामियां खूबियां थी जिसकी वजह से हमारे खिलाफ हुआ है, और जज ने भी बेहतर फैसला दिया है जो हकाइक सामने आए हैं उसके मुताबिक। लेकिन चूंकि वो ये समझने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी वजह से उसके अंदर ये गुमान रहता है कि वो हार जाए, तो वकील साहब ने जनाब मेरा मुकदमा सही नहीं लड़ा, तो इस वजह से वो क्या करता है, कोई दूसरा वकील कर लेता है। अब वो जब दूसरे वकील के पास जाता है तो वहाँ पर भी फीस अदा करता है और वो ये समझता है कि मैंने किसी बुरे वकील से जान छुड़ा ली। हालांकि ये उसका गलत फैसला होता है और वो अपने आप को इस तरह नुकसान पहुँचाता रहता है मुकदमे के आखिरी मरहले तक, कि वकीलों को तब्दील करके वो समझता है कि शायद मुझे कहीं आगे से इंसाफ ये बेहतर मुझे लेकर देंगे। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग, कानून जो हमारे जितने भी हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर हैं। अगर वो कानून कौमी ज़ुबान के अंदर हों तो लोग उन किताबों को घरों में ले जाकर खुद पढ़ कर समझ सकें कि इसका तरीक़ाकार क्या है और ये कैसे इसको किया जा सकता है। लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से वो मोहताज हो गए और कौम भी जो है एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी है। तो हमें अपनी कौम को एहसास कमतरी से निकालने के लिए ज़रूरी है कि जब तक हमने अपने कवानीन को कौमी ज़ुबान के अंदर शाया न किया और फैसले भी कौमी ज़ुबान में ना किए, तो लोगों के अंदर एक ऐसा अबहाम जो है वो अदम एतमाद की सूरत में वकला पर और जजेस पर पैदा होता रहेगा। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, और कोई भी मुल्क जो है वो अपनी कौमी ज़ुबान के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। एक ऐसी ज़ुबान जो है जो कि एक गैर मुल्की ज़ुबान मैं इसको कह सकता हूँ, और एक आम आदमी का इंग्लिश के अंदर फ़ैसला लिखने से मुल्क की तरक्की पर कोई असर नहीं होता, उससे कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचता, बल्कि एक आदमी जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जिसलिए मेरी ये भी एक दरख्वास्त होगी कि इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए। फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस को डील करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। थाने जाना, मैं तो मुजाहिद समझता हूँ कि जो शख्स अपनी FIR कटवाने थाने जाता है और वो जिस निज़ाम से उसका वास्ता पड़ता है, तो उसके अंदर जिस अंदाज से वो अपना पर्चा कटवा कर फिर कोर्ट्स में आता है और जिस अंदाज से वो अपने मुकदमे को लड़ता है, ये उसकी हिम्मत को सलाम है मेरी तरफ से। लेकिन सिर्फ यही है कि हमें बहुत सारी ऐसी आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी, ईमानदार लोगों की हमें ज़रूरत है। अब बात यह है कि जब भी कोई FIR कटती है, आगे अगर लोग बदनीयत हैं आगे डील करने वाले,
तो यकीनी तौर पर कानून तो अच्छा है, लेकिन उसको डील करने वाला जो है अगर उसकी नीयत ख़राब है और वो बेईमानी के साथ कोई काम कर रहा है तो यकीनी तौर पे उसके अंदर ऐसी खामियां पैदा हो जाती हैं जिसकी बुनियाद पर आगे किसी पार्टी को नुकसान पहुंच जाता है। सर मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2015 या 16 की शायद बात है, कोकब इकबाल एडवोकेट साहब उस केस के वकील थे और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि आइंदा जो हमारी कौमी जो फैसले लिखे जाएंगे या कार्रवाइयाँ होंगी वो हमारी उर्दू ज़ुबान में होगी, बल्कि उर्दू उनको अगले कुछ सालों में नाफिज किया जाए। तो इसके बारे में आपकी कोई इतला है? हाँ, उसमें यह कि जस्टिस जवादत ख्वाजा साहब ने 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है ना एक ऐसा हमारे मुल्क में तबका है, वो भी हमारे सारे भाई हैं, लेकिन वो एक ऐसा तबका है जो कि इसका निफाज होने नहीं देना चाहता, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारा तुर्रा बन चुका है, पगड़ी बन चुका है। हमने उसको एक ऐसी शक्ल में अब इख्तियार कर लिया है कि जो बेहतर इंग्लिश जानता है या बेहतर इंग्लिश के वो मामलात को समझता है वही तरक्की करेगा। एक आम आदमी जो है उसको ज़ुबान जो है वो बैरियर बन गई है उसके लिए। उर्दू के निफाज में रुकावटें क्या क्या हैं आपके ख्याल में अभी तक? अभी तक यही है कि चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अगर इसके ऊपर मनोवन अमल हो जाए तो ये सारी रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से मैंने इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं मुख्तलिफ बारों में जा रहा हूँ, पाकिस्तान की कराची, फैसलाबाद, जहलम, चकवाल और मुख्तलिफ बारों में गया हूँ और मैंने जाकर बाहर के सदूर साहिबान से जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनसे मुलाकातें की और उनको बताया है कि कौमी ज़ुबान के निफाज के लिए आवाज़ उठाएँ, क्योंकि ये हमारे मुल्क की तरक्की का मामला है और कोई भी मुल्क अपनी कौमी ज़ुबान के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और कौमी ज़ुबान ही किसी की मुल्क की तरक्की का रास्ता हुआ करती है। तो उन सब ने भी मेरे साथ मतलब कदम आगे बढ़ाया, मेरी हौसला अफजाई की, मुझे हिम्मत भी दिलाई है और वो सब मेरे साथ खड़े हैं और मैं इसको पूरे पाकिस्तान में फैला रहा हूँ ताकि पूरे पाकिस्तान की ये आवाज़ बन जाए। तो इंशाल्लाह ये प्रेशर जो है ये जब ऊपर तक पहुँचेगा तो इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद भी होगा और इससे हमारी कौम भी आगे बढ़ेगी। बुनियादी रुकावटें अगर एक दो अगर बता दें तो कहाँ कहाँ पे हैं? मतलब रुकावटों से मुराद यही है कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला कर चुकी है और इदारों को भी कह चुकी है, लेकिन वो इदारे जो अमल दरामद नहीं कर रहे इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो आइन पाकिस्तान की दफ़ा 5 है, अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आप आइन के अंदर जब मौजूद है कि पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान 251 जो है वो उसके अंदर वाज़िया है कि ये पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैसले पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे और आइन के मुताबिक जो कुछ उसमें तहरीर है उस पर भी नहीं कर रहे। तो ये लोग भी जो है ना मतलब मुर्तकिब हो रहे हैं एक गैर कानूनी सरगर्मी के। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग कौमी ज़ुबान के निफाज में रुकावट बने हुए हैं और उसकी छानबीन करके और उनको सामने मंजर आम पे लाना चाहिए ताकि जो है ना आगे कौमी ज़ुबान का जो मामला है वो आगे बढ़ सके और लोगों को इससे सहूलतें मैसर हों और मुल्क और आम आदमी भी इसमें तरक्की कर सके। सब सियासी अमल दखल कितना है आपके ख्याल में और इंतज़ामी उमूर जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं ये इस बात पे किस कदर असरअंदाज हो रही है, प्लीज़ बताइएगा। नहीं, असल में उनकी तो कोई दिलचस्पी नहीं है ना इसमें। देखिए हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, सियासी इदारे जितने भी हैं वो तबाह हो गए, सियासत की नज़र हो गए। ऐसे ही कौमी ज़ुबान भी उसकी नज़र हो गई है। सारी पॉलिसियाँ, मुफादात या जो कुछ भी हैं वो सब की सब इस तरीके से ही हैं जिससे एक आम आदमी को नॉर्मली कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो अब जब तक एक आम आदमी अपने हक के लिए खुद नहीं खड़ा होगा, ये उसको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तब ही इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होंगे। बाकी किसी को इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि एक आम आदमी तरक्की करता है या नहीं करता। जिनको इंग्लिश के अंदर फ़ायदा है वो इंग्लिश को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। ख़ास तबका है जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में पढ़ता है, इंग्लिश शॉपिंग सेंटर में जाता है, बाहर मुल्कों की सैरें करता है, इंग्लिश टीवी ड्रामे देखता है। तो उन्होंने तो इंग्लिश के अंदर अपना एक पूरा माहौल बना लिया है और वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क के 90% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का, उर्दू का निफाज ना होने की वजह से वो महरूम हैं और वो एक ख़ास सतह से आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि आम आदमी को तो रोटी कपड़ा मकान से फुर्सत नहीं है, उसकी तो बड़ी महदूद सोच या दायरा इख्तियार होता है, उसका वर्किंग जो है वो बड़ी महदूद किस्म की होती है। इसके लिए तो रियासत कुछ करना होगा, उनकी दिलचस्पी ये नहीं है तो फिर करेगा। तो दर हकीकत ये देखें, हर बंदा जो है तकरीबन देखें ना, वोट डालने भी लोग जाते हैं, सियासी जलसों में भी जाते हैं। अगर हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के जलसों में जाता है तो वो अपने लीडरों से ये मुतालबा भी कर सकता है कि भाई कौमी ज़ुबान पर आवाज़ उठाएं, ये हमारे हक की बात है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। देखे ना, ये तो लोगों ने जब जलसे जुलूसों में शिरकत करते हैं तो उसी जलसे जुलूस में आपने शिरकत करते हुए अपनी अपनी पार्टी की, आप जिस भी पार्टी में हो आपका हक है, लेकिन आप तो जाएं और उनसे कहें कि वो आवाज़ उठाएं। और यकीनी तौर पे आप यकीन करें, जब पब्लिक ये आवाज़ उठाएगी तो मैं यकीन जाने
कि ये हर सूरत में इस पर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी भी अब देनी पड़ेगी, हालात जैसे भी हैं, लेकिन इन हालात से बदतर हालात में चले जाएंगे अगर अपनी आवाज़ को नहीं उठा। किसी सियासी पार्टी का तो अभी तक कोई मंशूर नहीं है कि अदालती इस्लाहात या पुलिस इस्लाहात इस तरह के, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम में। सियासतदान जो हैं उन्होंने तो पब्लिक को अपने फ़ायदे के लिए जलसों में लाना होता है, तो अवाम कैसे उन पर प्रेशर डालेगी? क्या आप इस निज़ाम की बात करें? या अवाम जो है ना वो देखिए, एक होता है एलिफेंट नेशन। एक हाथी को आप एक जंजीर से बांध देते हैं, वो समझता है कि मुझे बांध दिया गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो हाथी अगर एक झटका मार दे तो यकीन करे वो जंजीर उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक तसव्वुर के तहत ही बंधा रहता है। लेकिन ये कौम जो है, इसको शऊर इसके अंदर पैदा, मतलब इसको सोचना पड़ेगा अपने हक के लिए कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे, बार बार जब मुतालबा करेंगे। देखिए ना, अपने हल्के में अपने अपने लीडरों से ही करना है ना, तो जब आप इस बात की अपने अपने हल्के में अपने अपने लीडरों के साथ आप इस पर बात करेंगे तो यकीनी तौर पर एक टाइम आएगा वो मजबूर होकर वो बात भी उठाना शुरू करेंगे जो आप लोग चाहते हैं, लेकिन हमें भी एक जहद मुसलसल की तरह पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन सर, सियासी शऊर तो बेदार होने नहीं दिया जा रहा माजरत के साथ एक सोची समझी स्कीम के तहत। अब उसमें जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके इसीलिए तो मैंने भी मुख्तलिफ अपने वकला साथियों के हमरा जो है अपनी तहरीक के हवाले से मैंने सियासी पार्टियों और रहनुमाओं से भी मुलाकातें शुरू की हुई हैं और मैं उनसे मिलता रहता हूं, और उनके ऊपर ये हम इस बात का कायल करने की इनको कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मुल्क अपनी कौमी ज़ुबान के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कौम आगे नहीं बढ़ रही, तो लिहाजा आप इसके आवाज़ उठाएं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो काविश है ये इंशाअल्लाह चलती हुई नज़र आ रही है, और अल्लाह ने चाहा अवाम भी और हम लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये बता रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हो चुके हैं, आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, अगर हमने एक तरफ कदम बढ़ाया तो अल्लाह ने चाहा मंजिल पर भी पहुंचेंगे, और ये होके रहेगा। और वकला बरादरी भी हमारे साथ मिल चुकी है, बहुत डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और हर शोबा ज़िंदगी के लोग जो है हमारे साथ इसमें अब मिल चुके हैं, और हम इदारों में हर सतह पर इस बात को आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह एक दिन ये आवाज़ बनकर रहेगी और ये पहुंच के रहेगी और इसका निफाज होकर रहेगा। आपका इतना असर और रसूख है, और अगर नहीं है तो इस पे कितनी देर लगेगी आपके ख्याल में? और ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और आप प्रैक्टिस करते हैं अपने ज़िंदगी के मामला चलाते हुए। आपका कोई ज़ाहिर है कोई बड़ा एजेंडा भी नहीं है, माली एजेंडा भी नहीं है, माली सपोर्ट भी नहीं है किसी की तरफ से, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मैंने अब देखिए इस हवाले से जो है बहुत सारी और भी तंजीमें काम कर रही हैं। इस हवाले से मेरा उनके साथ भी रब्ता है, और ख़ास तौर पर बार एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, ये एक कुव्वत है, ये एक ताकत है, और एक आम आदमी के साथ इनका वास्ता पड़ता है। तो मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सिंध, खैबर, ये तमाम तकरीबन मेरे ख्याल है कि सारे सूबों में अभी मैं बार एसोसिएशन में जा चुका हूँ, और उनकी बॉडियों से, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उनसे मुलाकात भी मैंने की है सर। और वो सब आवाज़ बनते जा रहे हैं, और उन सब ने मुझे यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हर बार से आवाज़ उठेगी, और बार की आवाज़ कोई मामूली नहीं होती। कितनी बार में आप रब्ता कर चुके हैं और उन्होंने आपके साथ चलने का अहद किया है? काफ़ी सारी ऐसी बार एसोसिएशन जिनके अंदर मैं जा चुका हूँ, मुलाकातें भी कर चुका हूँ, और इस तहरीक को बाकायदा मैंने आगे बढ़ाया हुआ है। उन्होंने भी मेरी हौसला अफजाई की है, वो सब मेरे इस टाइम राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी आप देखेंगे कि मज़ीद बारों के अंदर भी मेरा जाना हो रहा है। और मैं इस टाइम पाकिस्तान के तमाम जितने भी अखबारात हैं उनके चीफ एडिटर साहबान को भी बाकायदा खतूत लिख रहा हूँ कि आप भी अपने प्रोग्रामों के अंदर कौमी ज़ुबान का प्रचार करें, इसके हवाले से बात करें, और जो हमारे मेज़बान हैं वो भी इंग्लिश का अल्फाज जो है ना वो कम इस्तेमाल करें। और मैं इसके बावजूद तमाम इदारों को भी लिख रहा हूँ इस हवाले से, और जो लोग भी पाकिस्तान में ऐसे मनसूबों पर कायम हैं उन सबको हम अपनी तहरीक की तरफ से खतूत लिख रहे हैं कि आप लोग भी कौमी ज़ुबान के लिए आवाज़ उठाएं और इसमें अपना किरदार अदा करें जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कि ये तहरीक माशाल्लाह चलती जा रही है, और अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे बहुत जल्द ये अपने मुकाम पर पहुंचेगी, अल्लाह ने चाहा। लेकिन सर, जो इस निज़ाम को लाने में रुकावट है, मेरे ख्याल में उनकी जो कैपेसिटी है, यानी उनकी जो ताकत है वो भी ज़्यादा है, और वो तादाद में भी ज़्यादा है, तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं होगा? और दूसरे लफ्ज़ों में कि आपका एजेंडा क्या है, और आपको भी कोई इस तरह का किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं? हाँ, ये मैं बताता हूँ। 15 साल पहले एक साहब मेरे पास आए, वो एक छोटी सी अब बात है कि वो मजदूर था, लेकिन वो अल्लाह ने उसको पैसा उसके नसीबों में बड़ा था, उसको पैसा उसने कमाया, सूटेड बूटेड हो गया। लेकिन एक दिन मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा मुझे कोई सरकारी खत आया है तो आप पढ़ के इसको मुझे बता दें। लेकिन उसने लोगों के सामने नहीं पूछा, वो सारा दिन मेरा इंतजार करता रहा कि लोग चले जाएं सारे तो फिर मैं इसका तर्जुमा करवाऊँ। बहरहाल उसने जब मेरे सामने किया तो मैं इतना हंसा हूँ पढ़ के, क्योंकि वो कोई सरकारी खत नहीं था, वो एक शादी कार्ड था जिसको वो तहरीर समझ रहा था। वो सरकारी कोई ठेके लेता था स्कूलों के और ये वो, लेकिन वो कार्ड भी शक्ल में छपा हुआ था। किसी ने जल्दी में वो शादी की तो उन्होंने कंप्यूटर से एक स्लिप निकाल के ना तो उसके ऊपर इस अंदाज से
वो लिखा हुआ था जैसे कोई खत लिखा हुआ हो, लेकिन वो टाइमिंग और शादी और ये वो उसके हवाले से सारी थी। तो जब मैंने उसको बताया तो उस दिन उसकी बेबसी देखकर मुझे इंतहाई अफसोस भी हुआ। उसने भी कहा कि यार अनपढ़ बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ अता किया, ये तुमसे किसने कहा है कि अनपढ़ बंदे की ज़िंदगी नहीं है? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये तो हमारी ख़ता है, गलती है कि हमने गैर मुल्की ज़ुबान के अंदर जो है ना लोगों के साथ ख़त किताबत करना शुरू की हुई है। उस दिन एक लंबी ये कहानी है, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने सोचा कि मैं ज़ाहिर नया वकील उस ज़माने में, मतलब उस समय 8-10 साल हुए थे, तो मैंने उस वक्त सोचा और फिर मैंने कौमी ज़ुबान के अंदर काम शुरू किया। कौमी ज़ुबान के अंदर ही फिर मैंने अपने दावे लिखना शुरू किया। कौमी ज़ुबान के अंदर ही मैं आज तक सारा काम कर रहा हूँ। बेशुमार वकला ने मेरी वजह से कौमी ज़ुबान के अंदर मेरी हौसला अफजाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने वकला को कुछ ट्रेनिंग भी दी है और उसके अंदर भी वो वकला भी जो है अब कौमी ज़ुबान के अंदर ही अपना वो काम कर रहे हैं। तो ये एक सबब बना था जो उस टाइम मेरे जहन में आया, तो फिर मैंने ये कौमी ज़ुबान की तहरीक बनाई और ये वो इसको मैंने चलाना शुरू किया। तो अब इस आहिस्ता आहिस्ता मैं ताजिर यूनियन से भी मिल रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप अपने जो बोर्ड हैं उसको जो है ना आप अपने कौमी ज़ुबान में लिखें, ताकि हमें चारों तरफ अपना एक माहौल नज़र आए। और ये हमने जो इंग्लिश के अंदर जो है ना अपना एक ताकि इंग्लिश बोलने वाले को जो है ना अब एहसास कमतरी होनी चाहिए कि वो सोचे कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग, हम भी तो जो है ना मतलब एक ऐसे बंदे को बड़ा अहमियत देते हैं कि जी वो इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसको अगर हमने उसको अहमियत देना बंद कर दी तो आप यकीन करें ये तो हमारे आपके बस में है ना कि हम उसको टोकें कि यार आप इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हैं, भाई आप पाकिस्तानी हैं, मैं एक पाकिस्तानी बंदा हूँ, मेरी ये कौमी ज़ुबान है, तो आप मेरे साथ बात करें कौमी ज़ुबान के अंदर। तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये हौसला शिकनी आप करेंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रऊफ चौधरी साहब एडवोकेट हमारे साथ मेहमान थे। और अगर दाग के अल्फाज में बयान करूं तो उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। अपनी आरा का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।